प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव बैठक में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर बैठक। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष हुए शामिल। कोविड टीकाकरण में भारत नित नई उपलब्धि कर रहा है हासिल। अभी तक कुल 19.5 करोड़ टीकों को दी गई खुराक। कल 16 लाख वैक्सीन की दी गई डोज। 18 से 44 आयु वर्ग में करीब 1 करोड़ लोगों को दी गई खुराक। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। देश में 2,40,000 के नए मामले किए गए दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,55,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। 3,741 लोगों की मृत्यु। रिकवरी दर 88.3% पहुंची। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु ने संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाया कर्फ्यू। भारत, दक्षिण अफ्रीका और 60 अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना उपचार से जुड़े उत्पादों और तकनीक को 3 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून से मुक्त रखने की मांग की। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं से जुड़ी परिषद 31 मई को इस नए प्रस्ताव पर विचार करेगी। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना 11वां ला लीगा खिताब जीता। 7 साल बाद टीम को मिला खिताब। एटलेटिको मैड्रिड ने वलाडोलिड को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच में सुआरेज ने निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आने वाले चक्रवाती तूफान यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। और अब बात करते हैं यास तूफान की। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को बंगाल और ओडिशा के तट से गुजरने की आशंका जताई गई है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दलों की तैनाती कर रहा है। एनडीआरएफ ने ओडिशा में अब तक 18 दलों की तैनाती कर दी है, जबकि 4 दलों को मुंडली में तैयार कर रखा है। ओडिशा के बालासोर में 7, भद्रक में 4, केंद्रपाड़ा में 3, जाजपुर में 2 और जगत सिंहपुर और मयूरभंज में 1-1 दल की तैनाती की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर एनडीआरएफ का 5 दल पटना से कोलकाता पहुंच रहा है। चक्रवात यास की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना एनडीआरएफ के 334 जवानों और 21 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत उपकरणों को 5 C-130 विमानों के जरिए पटना और वाराणसी से कोलकाता और अराकोणम से पोर्ट ब्लेयर पहुंचाने का काम कर रही है। वायुसेना ने चक्रवात के प्रभाव को कम करने संबंधी प्रयासों के तहत 21 मई से लेकर अब तक 606 जवानों को और 57 टन उपकरणों को पहुंचाने का काम किया है। चक्रवाती तूफान यास पर भुवनेश्वर में भारतीय मौसम विभाग के उप निदेशक उमाशंकर दास ने कहा कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र स्पष्ट बना हुआ है और इसके अगले 12 घंटों में डिप्रेशन में बदल जाने की संभावना है। Condition is that yesterday's low pressure area has more marked and become a layover as a well marked low pressure area over East Central Bay of Bengal. When we are expecting it will be become a depression by next 12 hours. And as for the earlier prediction, we are continuing with the statement, and by tomorrow, that is on 24th, it will be going to a cyclonic storm. And because of this cyclonic storm, we are expecting North Odisha will be get impacted most, particularly Mayurbhanj, Bhadrak and Baleswar. These are the 3 districts we are expecting
they are going to be affected more. 12वीं की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर आज एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोरोना की टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में 16,04,542 कोरोना टीकों की खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 21.80 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.90 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,55,102 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,05,399 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,741 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,99,266 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 21,23,782 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 32,86,07,937 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच देश अब ब्लैक फंगस की चपेट में भी आता जा रहा है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने फंगस संक्रमण की तत्काल पहचान कर मरीजों का इलाज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त दवा आवंटन की है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कल विभिन्न राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों की विस्तार से समीक्षा की और इसकी दवा एम्फोटेरेसिन बी के राज्यों के आवंटन के बारे में जानकारी दी। इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस रोग के उपचार में काम आने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी के उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है और वो जुलाई से हर महीने इस दवा की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन शुरू करेंगे। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 31 मई की सुबह तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने से लगे लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर घटकर 2.5% से भी नीचे आ गई है और संक्रमण के 1600 नए मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले 1 हफ्ते इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके दौरान सारे प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। इससे पहले 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद सतर्कता बरतते हुए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के मामलों में खासी कमी आई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की बजाय 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना कर्फ्यू प्रदेश के सभी 20 जिलों में लागू रहेगा। कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कर्फ्यू सख्त होगा। आर्थिक गतिविधियों को नुकसान न हो इसके लिए जिला उपायुक्तों को सीमित लचीलापन बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ हद तक रफ्तार धीमी रही है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु में लागू लॉकडाउन को बिना किसी ढील के 24 मई से एक सप्ताह की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य में पूर्व में घोषित लॉकडाउन 24 मई को समाप्त हो रहा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकार के इस फैसले की घोषणा अधिकारियों के साथ साथ चिकित्सा विशेषज्ञों और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों वाली विधायिका समिति की बैठक के बाद की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मद्देनजर झांसी में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और झांसी मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों से कोरोना के खिलाफ की जा रही तैयारियों पर चर्चा की। कोविड से जंग लड़ने में भारतीय सेना भी आगे आई है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन ने श्री गंगानगर के जन सेवा हॉस्पिटल का विस्तार करके 50 बेड का कोविड अस्पताल सुविधा शुरू की है। इस कोविड केयर सेंटर का जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और मेजर जनरल विक्रम वर्मा ने उद्घाटन किया। जिले में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सुविधा भारतीय सेना द्वारा श्री गंगानगर के नागरिकों को समर्पित की गई है। ये लेवल 2 सुविधा श्री गंगानगर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को ऑक्सीजन सहित कोविड-19 के इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। भारतीय सेना के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने रिकॉर्ड समय में जिला प्रशासन और जन सेवा हॉस्पिटल की सहायता से ये सुविधा स्थापित की है। भारतीय सेना महामारी से लड़ने के लिए समर्पित मेडिकल स्टाफ, उपकरण और एम्बुलेंस भी मुहैया कराएगी। जनरल नरवणे साहब ने कहा था कि देश की सेना देश के नागरिकों के लिए हमेशा तैयार रहती है मदद करने के लिए। डीसी साहब ने हमारे से गुजारिश की थी कि एक 50 बेडेड लेवल 2 हॉस्पिटल स्थापित हो। तो पिछले 48 घंटे के अंदर हमारी डिवीज़न ने ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो एम्बुलेंस हैं वो आर्मी से दी गई हैं। और हमारी तरफ से ये श्री गंगानगर के जितने भी लोग हैं उनको मदद करने का हमारी ये पहल है। और जो भी मदद चाहिए होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हम मदद करते रहें। देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे पूरे दमखम से जुटी हुई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के रानीनगर जलपाईगुड़ी स्टेशन से असम के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो गई है। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस असम में 80 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। देश में अब तक 15,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। वहीं कर्नाटक को 1000 मीट्रिक टन से अधिक की सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जबकि अब तक 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 936 टैंकर ऑक्सीजन के साथ 14 राज्यों को राहत पहुंचाई है। देश में जारी कोरोना संकट से निपटने के लिए नौसेना ऑक्सीजन की आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों आदि के परिवहन में जुटी हुई है। इसी कड़ी में समुद्र सेतु 2 मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज त्रिखंड कतर से 40 मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा है। केयन मामले में सरकारी बैंकों के विदेशी मुद्रा खातों से जुड़ी कुछ खबरों को सरकार ने पूरी तरह से गलत बताया है। वित्त मंत्रालय ने एक रिलीज जारी कर कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कुछ पक्ष योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैला रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पूरी ताकत के साथ केयन के साथ दीगल विवाद में अपना बचाव कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में ऐसी खबरें आईं जिसमें दावा किया गया था कि केयन के साथ कानूनी विवाद में सरकारी बैंकों के विदेशी मुद्रा खातों के जब्त होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने इन खातों से धन निकालने को कहा है। इन खबरों को सरकार ने झूठा करार देते हुए कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित है। केंद्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें शामिल कुछ पक्ष ऐसे भ्रम फैलाने वाली रिपोर्टिंग की योजना बना रहे हैं, जो कि अक्सर सोर्स के आधार पर पेश की जाती है और किसी मामले की पूरी तरह से एक तरफा तस्वीर सामने रखती है। मंत्रालय के रिलीज के मुताबिक भारतीय सरकार इस विवाद में अपना बचाव कर रही है। सरकार ने 22 मार्च 2021 को हेग कोर्ट ऑफ अपील के इंटरनेशनल आर्बिट्रल फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। रिलीज के मुताबिक केयन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए सरकार से संपर्क किया है। सरकार भारत के कानूनों के तहत इस मामले को बेहतर तरीके से निपटने के लिए सदैव तैयार है। चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान मुंबई तट के पास लापता हुए मालवाहक नौका P305 को नौसेना ने खोज निकाला है। बार्ज P305 समुद्र तल में मिला, जिसे INS मकर ने एडवांस साइड स्कैन सोनार के जरिए ढूंढा। बार्ज P305 से अब तक 188 लोगों को जीवित बचा लिया गया है और 66 शवों को बरामद किया गया है। मालवाहक नौका P305 और टग
बोट वरप्रदा के बाकी क्रू सदस्यों की तलाश अभी जारी है। बार्ज P305 पर सरकारी तेल और गैस कंपनी ONGC के एक अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के रखरखाव के काम में कर्मी लगे हुए थे। ये बार्ज तेज गति वाली हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के कारण मुंबई तट के पास सोमवार शाम को डूब गया था। तलाश और बचाव अभियान में INS व्यास, कोच्चि, कोलकाता, बेतवा, तलवार और तेग के अलावा निगरानी विमान P-81, चेतक, ALH और सी किंग हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा रही है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में कई दिन से फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने सुशील के साथी अजय को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी। मौजूदा रबी विपणन सीजन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 382 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 324 लाख टन गेहूं खरीदी गई थी। मंत्रालय ने बताया कि जारी खरीद प्रक्रिया में 75,514 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से लगभग 39,55,000 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से चल रही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और 60 अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना उपचार से जुड़े उत्पादों और तकनीकी को 3 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून से मुक्त रखने की मांग की है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं से जुड़ी परिषद 31 मई को इस नए प्रस्ताव पर विचार करेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि कोरोना के इलाज से जुड़े उत्पादों और तकनीक पर छूट को व्यावहारिक दृष्टि से देखे जाने और विनिर्माण को आर्थिक रूप से आसान बनाए जाने की जरूरत है। प्रस्ताव में कोविड के नए वेरिएंट्स को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। नए प्रस्ताव में स्वास्थ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर अधिक जोर दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के पिछले प्रस्ताव में कोरोना की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम दोनों ही देश उत्तर कोरिया के हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं और दोनों देश व्यावहारिक कदम उठाने के लिए उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक वार्ता चाहते हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने की राह में तनाव कम होगा। जो बाइडेन ने कहा कि मैं राष्ट्रपति मून को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमेरिका अपनी रणनीति और रुख पर कोरिया गणराज्य के साथ करीबी परामर्श करता रहेगा। बाइडेन ने कहा कि उनका लक्ष्य कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण का ही है। वहीं राष्ट्रपति मून ने कहा कि दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा काम कोरिया प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु मुक्त बनाना और स्थायी रूप से शांति स्थापित करना है। ब्रिटेन में इजराइल के दूतावास के निकट फिलिस्तीन समर्थक लोगों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी कई क्षेत्रों में प्रदर्शन जारी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉफ ने कहा है कि यॉर्कशायर में पहली बार चिन्हित किए गए कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि यह ट्रिपल म्यूटेंट कितना घातक है। मैट हैनकॉक ने कहा कि कोरोना के इस नए स्ट्रेन से 49 लोग संक्रमित हुए हैं, जो विशेष रूप से यॉर्कशायर के आसपास के इलाकों में काफी तेजी से फैला है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने मेक्सिको में फंसे शरणार्थियों को तत्काल सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप उच्चायुक्त केली क्लेमेंट्स ने कहा कि शरण चाहने वालों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका शरण प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मदद की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालते ही कुछ दिनों में शरणार्थियों के एक जत्थे को अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति दी थी। अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी नायरागोंगो एक बार फिर धधक उठा है। इसके इतना ज्यादा धुआं और राख निकला कि जो कई किलोमीटर तक फैल गया। ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर गोमा शहर के आसपास रहने वाले लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। इससे पहले ज्वालामुखी का अंतिम बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई थी।
और खेल की खबरों में एटलेटिको मैड्रिड ने 7 साल में पहली बार स्पेनिश लीग का खिताब अपने नाम किया है। वहीं कुल मिलाकर ये उनका 11वां खिताब है। एटलेटिको ने रियल मैड्रिड को 2 अंक के अंतर से पछाड़कर चैंपियन बनने में कामयाबी पाई। कल खेले गए मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल वोलाडोलिड को 2-1 से मात दी। एटलेटिको के लिए विजयी गोल लुइस सुआरेज ने किया। सुआरेज के गोल की मदद से एटलेटिको ने रियल मैड्रिड को पछाड़कर ला लीगा खिताब पर कब्जा जमाया। रियल मैड्रिड ने भी विलारियाल को 2-1 से मात दी, लेकिन चैंपियन बनने के लिए उन्हें एटलेटिको की हार की जरूरत थी। सुआरेज ने इस सीजन में 21 लीग गोल किए, जिनमें चैंपियनशिप जिताने वाला गोल भी शामिल है। अमेरिका की 17 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने पार्मा में आयोजित एमिलिया रोमांगना ओपन जीत लिया है। ये कोको गॉफ के करियर का दूसरा WTA खिताब है। फाइनल में कोको ने वैंग कियांग को 6-1, 6-3 से मात दी। तीसरी वरीयता प्राप्त गॉफ को यह मैच जीतने में 1 घंटे 14 मिनट का समय लगा। गॉफ ने 19 महीने के बाद कोई WTA खिताब जीता है। 2017 में उन्होंने फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको को हराकर लिंज ओपन का खिताब जीता था। वही इस सीजन में WTA टूर पर कोई सिंगल्स खिताब जीतने वाली 5वीं टीनेजर हैं। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव बैठक में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर बैठक। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष हुए शामिल। कोविड टीकाकरण में भारत नित नई उपलब्धि कर रहा है हासिल। अभी तक कुल 19.5 करोड़ टीके की दी गई खुराक। कल 16 लाख वैक्सीन की दी गई डोज। 18 से 44 आयु वर्ग में करीब 1 करोड़ लोगों को दी गई खुराक। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। देश में 2,40,000 नए मामले किए गए दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,55,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। 3,741 लोगों की मृत्यु। रिकवरी दर 88.3% पहुंची। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु ने संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाया कर्फ्यू। भारत, दक्षिण अफ्रीका और 60 अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना उपचार से जुड़े उत्पादों और तकनीक को 3 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून से मुक्त रखने की मांग की। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं से जुड़ी परिषद 31 मई को इस नए प्रस्ताव पर विचार करेगी। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना 11वां ला लीगा खिताब जीता। 7 साल बाद टीम को मिला खिताब। एटलेटिको मैड्रिड ने वल्लाडोलिड को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच में सुआरेज ने निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News हिंदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।